हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। कार्बन यौगिक जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, कार्बन यौगिक संतृप्त हो सकते हैं, असंतृप्त हो सकते हैं। मीथेन, इथेन, ये सारे जो है ना, जैसे कि CH4 हो गया मीथेन। अगर हमें इथेन लिखना है तो C2H6 हो गया। एल्कोहल जैसे कि CH3OH, ये सभी जो है कार्बन यौगिक हैं। और इसके अलावा एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH। तो इन जैसे हम कई सारे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों को हम समझने वाले हैं। शुरू करते हैं पढ़ना। और जो सबसे पहली अभिक्रिया हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह है दहन अभिक्रिया। दहन का अर्थ है जलने की अभिक्रिया। और जलना किसकी उपस्थिति में है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना है। तो कार्बन अपने सभी अपर रूपों में और अधिकांश कार्बन यौगिक अगर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जलते हैं, दहन करते हैं, तो यह दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। और अगर कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन हुआ ना, तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल भी उत्पन्न करता है। और क्योंकि यह अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण है। अब हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। कार्बन बस C, और यह जैसे कोयला जो है ना, ईंधन, इसमें कार्बन होता है मुख्यतः। अगर हम इसको जलाते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ दहन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में उत्पन्न होती है ऊष्मा, जिसकी सहायता से हम खाना पका सकते हैं या फिर कई दूसरे काम हम करते हैं। आयरन करने का भी काम पुराने समय में होता था कपड़ों को। और साथ में प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे एक कार्बन यौगिक है मीथेन। बायोगैस जो कि एक ईंधन है, उसमें मुख्यतः मीथेन होता है 75% तक। तो अगर हम बायोगैस चला रहे हैं और इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है ना, तो यह पहले ही अभिक्रिया के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब साथ में बनेगा जल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है इसके सूत्र में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या बनने वाला है? ऊष्मा उत्पन्न होने वाली है, यानी कि गर्मी, हीट यहाँ पर बनने वाला है। और साथ में बनने वाला है प्रकाश। इसीलिए अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं या फिर लकड़ियाँ जलाते हैं ना, तो हमें गर्मी लगने के साथ साथ जो है ना, देखने में भी सहायता मिलती है जब प्रकाश उत्पन्न होता है। और हम किसी कार्बन यौगिक का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ले लें एक एल्कोहल, जो है यहाँ पर मेथेनॉल। क्योंकि एक ही कार्बन है इसीलिए मीथेन, और OH लगा है तो ऑल, मेथेनॉल है। और यह भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके समान उत्पाद यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश जो है यह उत्पन्न करता है। यही ऊष्मा है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। और क्योंकि यह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ना, तो अधिकांश जो भी हम ईंधनों का उपयोग करते हैं ना, वो कार्बन आधारित या उसके यौगिकों से बने होते हैं। जैसे कि जो हम LPG यूज़ करते हैं सिलेंडर्स में, LPG, इसमें भी हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन के ही यौगिक होते हैं। अगर हम मोमबत्ती का मोम, लकड़ियाँ, इन सभी की हम रासायनिक संरचना देखें ना, तो हमें सभी में जो है कार्बन मिलने वाला है, कार्बन के यौगिक मिलने वाले हैं। लेकिन एक नुकसान भी है कि अगर हमें ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं ना, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, तो इनकी दहन की प्रक्रिया में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषण का एक कारण हो जाते हैं। तो ईंधनों से हमें ऊष्मा तो मिल ही रही है, कार्य हो रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं। अब एक अंतर हम समझते हैं। अंतर किसके बीच? कि अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं, यानी कि उसका दहन हो रहा है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को का दहन हो रहा है, तो क्या अंतर है? पहले तो ये याद कर लें कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो अगर कार्बन के सभी परमाणुओं के बीच किसी यौगिक में एकल आबंध हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड हो, तो उस यौगिक को या हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त कहेंगे। और अगर कहीं पर भी किसी दो कार्बन के बीच द्विआबंध, डबल बॉन्ड, त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हम हाइड्रोकार्बन यौगिकों को या कार्बन यौगिकों को असंतृप्त कहते हैं। तो ये जो इनके बीच के आबंध है, उनकी संख्या के अनुसार जो है ना, इनके जलने में भी अंतर देखा जाता है। और वह क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर अच्छी मात्रा में यानी कि समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिले, तो इनका पूर्ण दहन होता है
स्वच्छ नीली ज्वाला, जैसे कि हम यहाँ पर एलपीजी को का जलते हुए का चित्र देख सकते हैं, ज्वाला उत्पन्न होती है और बर्तन काला नहीं होता है। अगर आप एलपीजी यूज़ कर रहे हैं तो आप एकदम अच्छे से समझ पाएंगे कि हम लोग अगर गैस पर बर्तन को गर्म कर रहे हैं ना, तो उसकी ये जो तली है वह काली नहीं होती, उसके ऊपर कुछ कार्बन जमा नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि यहाँ पर ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जो मोम है उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं और इनका जो जलना है वह अपूर्ण होता है, यानी कि पूरी तरह से नहीं जलता है और इसी कारण से काला धुआं बनता है और पीली ज्वाला होती है। और अगर हम किसी बर्तन को रखें, जैसे ये चाकू जो है ना, इसके ऊपर ये जो हिस्सा है इस पर कज्जली यानी कि जो कार्बन है ना काला, वह निक्षेपित हो गया है, जमा हो गया है। तो अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि अगर लकड़ी के चूल्हे पर हम खाना पकाएं ना, तो बर्तन जो है वो काला हो जाता है नीचे से, लेकिन अगर हम एलपीजी का उपयोग करके खाना पका रहे हैं तो बर्तन काला नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम केरोसिन का स्टोव या एलपीजी स्टोव यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ऐसे कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये इसलिए होते हैं ताकि एलपीजी को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है ना वो उपलब्ध हो सके। अगर ऑक्सीजन कम होगा ना, तो एलपीजी जैसे जो यौगिक हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह भी पूरी तरह से नहीं जलेंगे और फिर बर्तन काला होने लगेगा। तो यह आप खुद भी करके देख सकते हैं, एक मोमबत्ती जलाकर और उसके ऊपर कोई चम्मच या फिर स्टील का कुछ और ऐसे रख कर देख सकते हैं, काला धुआं भी उत्पन्न होता है। अगर हम दिया भी जला रहे हैं ना, तो दिए में भी काला धुआं बनता है। तो काला धुआं बनना बताता है कि जो यौगिक है वह असंतृप्त है और पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आगे हम अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं और अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इस अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अल्कोहल हैं जिनमें OH होता है, क्रियात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह, उस अल्कोहल को किस में बदला जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यानी कि अगर हम सूत्रों के द्वारा समझें तो कोई एक यौगिक है जिसमें OH है, R हम लिखते हैं बाकी सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। इस अल्कोहल को बदला जाता है किस में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है इस तरह से, यानी कि OH को परिवर्तित कर दिया गया कार्बोक्सिलिक अम्ल में। पहले एक ही ऑक्सीजन है, बाद में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई, इसीलिए इस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आवश्यकता किन चीज़ों की है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और ऊष्मा। और अगर हमारे पास क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो हम अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऊष्मा की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवा सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इस अभिक्रिया को कि यह अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया हम लोग बनाते हैं, अभिक्रिया और अल्कोहल, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक अल्कोहल CH3CH2OH और इस अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन होने से इथेन और OH लगे होने से एथेनॉल हो जाएगा। साथ में हमें क्या चाहिए, हीट यानी कि ऊष्मा चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊष्मा की उपस्थिति आवश्यक है। और साथ में हमें क्या चाहिए, या तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, क्षारकीय होना चाहिए, तो ये हमने लिया। अभिक्रिया संपन्न होने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH ग्रुप हमें मिलने वाला है। ये समूह, एक कार्बन, ये पूरा हिस्सा जो है ना वो COOH में बदल गया, बाकी जैसे था वैसे ही रहता है, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, CH3COOH, ये है इथेनॉल और जो बना इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन होने से इथेन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक लगाते हैं, तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल। अगर हम चाहें तो इसी अभिक्रिया का उपयोग करके हम लोग एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि इस बार हम लेते हैं मेथेनॉल, 1 कार्बन वाला अल्कोहल, और इसके लिए भी हम इस बार पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं K2Cr2O7, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, अम्लीकृत होना चाहिए। तो यहाँ पर और लिख लेते हैं अम्लीकृत दिखाने के लिए, और साथ में क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ये हमने लिख लिया। अब जब अभिक्रिया पूरी होगी
तो ये जो अल्कोहल है वो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बन एक ही है ना, तो इस कार्बन के साथ ये हो जाएगा COOH ग्रुप, और जो पूरा सूत्र हो जाता है वह हो जाता है HCOOH। और इस अम्ल का नाम क्या है, मेथेनॉइक अम्ल। इसके पहले क्या बना था, एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल। अभी हमने बनाया मेथेनॉल से मेथेनॉइक अम्ल। वैसे ही चाहे तो कोशिश किया जा सकता है कि अगर हमारे पास एक अल्कोहल है जिसका सूत्र है CH3 CH2 CH2OH, तो इससे बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा। ध्यान क्या रखना है कि कार्बन की जो संख्या है ना 1 2 3, ये संख्या नहीं बदलने वाली है। पहले भी 3 कार्बन, बाद में भी 3 कार्बन रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, 1 कार्बन, बाद में 1 कार्बन पहले, इधर 1 2 कार्बन, बाद में भी 1 और 2 कार्बन। तो हाइड्रोजन की गिनती कम हो रही है और ऑक्सीजन की गिनती बढ़ जा रही है। और ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की वृद्धि कर दें किसी अभिकारक में, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक। और इनके दो उदाहरण क्या हो गए, एक तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो क्षारीय है, और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं और किसी अभिकारक को ऑक्सीकृत करते हैं। अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे इसके बाद, संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। और यह अभिक्रिया किस लिए है, यह किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हमने शुरू में असंतृप्त पढ़ा था जिसमें द्विआबंध त्रिआबंध कार्बन परमाणुओं के बीच, उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को होने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वह है पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक एवं हाइड्रोजन गैस। और इनकी उपस्थिति में कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, असंतृप्त मतलब क्या हो गया, द्विआबंध का एक हम उदाहरण लेते हैं, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये जो बाकी इसकी संयोजकता है वह हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। अभिक्रिया होने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए निकेल उत्प्रेरक और साथ में चाहिए हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम जोड़ के चिन्ह में, मतलब ये C2H2 + H2 भी लिख सकते हैं। अब जब अभिक्रिया पूरी होगी तो पहले था असंतृप्त, अभी समान कार्बन संख्या वाले यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। और कैसे, ये जो हाइड्रोजन था वो जुड़ जाएगा। तो पहले 4 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन थे। अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, संकलन अभिक्रिया में हम किसी द्विआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एकल आबंध वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। वैसे हम त्रिआबंध वाले को भी एकल आबंध वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। आगे इस अभिक्रिया का उपयोग हम जानते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग होता है संकलन अभिक्रिया का वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। अब हाइड्रोजनीकरण क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा, पहले था 4 हाइड्रोजन, बाद में ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ के कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन के जुड़ने को हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। जैसे कि हम ऑक्सीकरण या पढ़ते हैं ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया, वैसे हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजनीकरण हो गया। अब जो वनस्पति तेल है ना, अर्थात वह तेल जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले जो वनस्पति तेल हैं, इनमें साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और भोजन पकाने के लिए ऐसे ही असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, इनको स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। दूसरी ओर जो जंतु वसा हैं, इनमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जिनको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जंतु वसा जो है वह पूरी तरह से हानिकारक होते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा जो है वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक ही होती है। तो हम अगर खाना पकाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हम वनस्पति तेलों का उपयोग करें भोजन पकाने के लिए, जैसे सरसों तेल या नारियल तेल, कोई भी तेल हो सकता है। जो अगली अभिक्रिया अब हम पढ़ेंगे वह हो गई अंतिम अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बार याद करते हैं हमने पढ़ा क्या क्या, कि अगर हमें
ऊष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो हम दहन अभिक्रिया करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। दूसरी अभिक्रिया हमने क्या पढ़ी कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो किसी अल्कोहल से तो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीकारकों का उपयोग किया जाता है। तीसरी अभिक्रिया हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमें असंतृप्त से संतृप्त चाहिए, पहले वाला जो है वह असंतृप्त है, अगर उससे हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना हो तब हम संकलन अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। और अंतिम अभिक्रिया हो गई जो यहाँ पर हम जानेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन का अर्थ है कि एक परमाणु जो है ना वो दूसरे को हटाएगा। और इस अभिक्रिया के बारे में क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि इस अभिक्रिया को होने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन एक एक करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है ना वह संतृप्त है। वैसे तो इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रियाशीलता बहुत कम ही होती है, ये तुरंत ही अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अति तीव्र अभिक्रिया करते हैं और क्लोरीन जो है वह हाइड्रोजन को हटाते जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि हम लेते हैं मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या हो गया, CH4। तो ये चारों जो है ना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, और साथ में हमने क्या लिया, क्लोरीन, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन प्रतिस्थापित कर रहा है। और हमें क्या चाहिए, जो आवश्यक परिस्थिति है वह है सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य का प्रकाश हम लोग यहाँ पर समझते हैं, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। अब क्लोरीन क्या करता है ना कि हटाते जाता है एक एक हाइड्रोजन को, अभिक्रिया चलते जाती है और बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। लेकिन पहले चरण में क्या बन सकता है, यहाँ पर हम कार्बन के लिए चारों आबंध बना लेते हैं, और क्योंकि क्लोरीन हटा रहा है ना एक को, तो हम यहाँ पर क्लोरीन लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन हट गया और बाकी जगह क्या रह जाएगा, तीनों हाइड्रोजन रह जाएगा। और जो एक हाइड्रोजन अलग हुआ था ना वह क्लोरीन के एक परमाणु के साथ मिलकर HCl बना लेता है। इसका सूत्र क्या हो गया, CH3Cl हो गया, CH3Cl हो गया। अगर ये अभिक्रिया आगे बढ़ती रही, यानी कि अब अगर CH3 में Cl में Cl2 जुड़ा, तो अब जो है ना इस अभिक्रिया में एक और हाइड्रोजन हटेगा और सूत्र बदलकर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा CH2Cl2। पहले से एक क्लोरीन था, एक और क्लोरीन आ गया और उसकी वजह से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जो है ना वो हट गया, कम हो गया। और अगर ऐसे ही ये अभिक्रिया आगे बढ़ती रही तो हमें अंत में जो उत्पाद मिलने वाला है ना वह हो जाएगा CCl4। तो ये अभिक्रिया CH4 से शुरू होकर कहाँ तक पहुँच सकती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तक पहुँच सकती है। एक और उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हमने लिया C2H6, ये इथेन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें लेना है, और हमने क्या लिया यहाँ पर, क्लोरीन। सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सूर्य के प्रकाश का होना ज़रूरी है तभी ये अभिक्रिया होती है और बहुत तेज होती है। अब इसमें क्या होगा, एक एक क्लोरीन जो है ना एक एक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो पहला उत्पाद क्या बन जाएगा, कार्बन तो उतना ही रहेगा लेकिन एक हाइड्रोजन कम होकर बन गया 5, 6 से 5 और एक आ जाएगा क्लोरीन, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। अगर हम इसका अगला स्टेप समझते हैं तो अब हमारे पास क्या है, C2H5Cl है, क्लोरो इथेन है और क्लोरीन हमने यहाँ पर लिया। सूर्य का प्रकाश अभी भी चाहिए और अभी फिर क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाने वाला है, तो किस तरह से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो 5 हाइड्रोजन है ना घट के हो जाएगा 4, एक हटा लेकिन क्लोरीन बढ़ गया क्योंकि क्लोरीन ही हटा रहा, तो अभी क्लोरीन कितना हो गया, Cl2 हो गया, और फिर हमें यहाँ पर एक HCl जो है वह मिलेगा। अगर हम इसका नेक्स्ट स्टेप समझते हैं तो अभी हमारे पास हो जाएगा CH4Cl2 प्लस Cl2, और अभी हमें क्या मिलने वाला है, एक हाइड्रोजन पुनः कम हो जाएगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो अब हमें मिलेगा CH3 और Cl2 से ना Cl3 हो जाएगा और HCl मिलेगा। तो इस प्रकार जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ना वह लगातार चलते रहती हैं
वह CH3Cl से शुरू होकर CH2Cl2, CHCl3 और अंतिम में CCl4 तक पहुंच जाती हैं, जहां पर सारे हाइड्रोजन जो है ना वो विस्थापित हो गए हैं। किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हैं? क्लोरीन द्वारा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हमें अंत में क्या मिलने वाला है ना, जो C2H6 से शुरुआत हुई थी वह हमें मिलने वाला है अंतिम में C2Cl6 मिलने वाला है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और अब कुछ अभ्यास प्रश्न आसान से हैं, और इन सभी का जवाब जो है ना, अगर आपको समझ में आया है ये टॉपिक वीडियो देखकर और पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं, तो यह सारे सवाल जो हैं वह आसानी से बन जाएंगे। ऑक्सीकारकों का उदाहरण है, अभिक्रिया पूरी करनी है। ऑक्सीजन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि यह दहन अभिक्रिया है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरीन से समझ में आना चाहिए कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे बदलें, ये हमने अभी पढ़ा, दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया है। मक्खन और खाना पकाने वाले सरसों तेल, नारियल तेल में क्या अंतर है? तो ध्यान देना कि कौन सा हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और कौन सा हमें पौधों से, यानी कि वनस्पति तेल है। और संकलन अभिक्रिया किस में होती है? तो संकलन अभिक्रिया के लिए देखना होगा कौन किस में बदलता है, तो जो बदला उसी में यह अभिक्रिया हो रही है। तो हमें संकलन अभिक्रिया के लिए क्या चुनना होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना उनको चुनना होगा, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उन्हीं में संकलन अभिक्रिया होती है। तो इनमें से जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं उनको चुन लेंगे तो हमें ये उत्तर जो है मिल जाएगा।